So first of all, hello everyone. My name is Aishwarya Rani Behra and I'm from Justice for Society. And today my topic is Directive Principles of State Policy. So first of all, a very brief introduction of the topic. सबसे पहले जानते हैं कि DPSPs होते क्या है. तो DPSP stands for Directive Principles of State Policies. देखा जाए तो DPSP चार वर्ड से बना है: Directives, Principles, States and Policies. और जैसे कि हमारे फर्स्ट पॉइंट पे भी यहाँ पे मेंशन है कि दीज आर द प्रिंसिपल्स दैट डायरेक्ट्स द स्टेट्स व्हेन इट मेक्स पॉलिसीज फॉर इट्स पीपल. इसका मतलब ये है, ये कुछ बेसिक गाइडलाइंस और प्रिंसिपल्स हैं जो हमारे स्टेट को टाइट करते हैं जब कभी भी हमारा स्टेट अपने पीपल यानी अपनी सिटीजन्स के लिए कुछ लॉज या पॉलिसीज फ्रेम करता है. और ये जो बेसिक गाइडलाइंस हैं ये मेंशन है पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में, आर्टिकल 36 से लेकर आर्टिकल 51 के अंदर. एक और पॉइंट यहाँ पे मेंशन है कि DPSPs आर द कॉन्स्टिट्यूशनल डायरेक्शंस टू द गवर्नमेंट बाय द सिटीजंस एंड आर ओवरसीन बाय देम टू सिक्योर देयर ओवरऑल इंटरेस्ट, नीड्स एंड राइट्स. इसका मतलब ये है कि ये ऐसे डायरेक्शंस हैं जो सिटीजंस ही दे रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू अपने ही गवर्नमेंट को, ताकि वो अपने जो राइट्स हैं, इंटरेस्ट है, सबको सिक्योर कर सके. फिर आते हैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पर. फिर से मैं बताऊंगी कि जैसे यहाँ पे मेंशन है कि द आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन, the framers of the Irish constitutions were the pioneers in constitutionalizing the DPSP. इसका मतलब ये है कि जो हमारे DPSP जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है वो कहीं ना कहीं आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से ही आया गया है. द फ्रेमर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वर ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय द आयरिश नॉबलिस्ट मूवमेंट. और और एज वी नो दैट इंडिया इज अ कंट्री ऑफ डाइवर्सिटी, इट इज नोन एज यूनिटी इन डाइवर्सिटी. तो जब इंडिया का इंडिपेंडेंस मूवमेंट था तब इंडिया के सामने कई सारे वास्ट कॉम्प्लेक्स सोशल और इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स थे. तो इन सारे प्रॉब्लम्स को टैकल करने के लिए, ओवरकम करने के लिए हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे उन्होंने सोचा कि ये जो डायरेक्टिव्स हम जो आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन में है उनको हम अपने ही कॉन्स्टिट्यूशन में इनकॉर्पोरेट कर लें, ताकि फर्दर फ्यूचर में हमें किसी प्रकार की प्रॉब्लम ना हो. So apart from Irish Constitution, there were many declarations like Declaration of Rights of Man, Adopted of France, Declaration of Independence by American Colonies, or Universal Declaration of Human Rights also made a great impact on Indian Constitution. Now let's come to Rowlatt Act. So it was in the year 1990 जब ब्रिटिश गवर्नमेंट और पुलिस के पास बहुत सारे वाइड स्प्रेड पावर थे और वो अपने पावर्स का गलत इस्तेमाल करने लगे. So and things like indefinite arrest and detention started happening. अनिश्चित काल तक अरेस्ट होकर जेल में रहना. This search took place without warrant. Undue restriction on public gatherings. Undue restriction on public gatherings इसलिए क्योंकि लोग एक जगह इकट्ठा होकर गवर्नमेंट के अगेंस्ट कोई प्लान न बना सके. तो इन सारे एट्रोसिटीज यानी अत्याचारों से बचने के लिए जो हमारे इंडियन पीपल थे उन्होंने सोचा कि अपने ही राइट्स की मांग करते हैं और इन सारे अत्याचारों यानी एट्रोसिटीज से बचते हैं. इसके लिए एक सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट भी स्टार्ट हुआ था. फिर आते हैं नेहरू कमीशन इन द ईयर 1928 में. तो नेहरू कमीशन एक ऐसा कमीशन था जो इंडिया के ही पॉलिटिकल पार्टीज के रिप्रेजेंटेटिव से ही बना था. तो उन्होंने ना केवल डोमिनियन स्टेटस फॉर इंडियंस यानी कि अपने अधिराज्य की मांग की, बट उन्होंने गारंटेड राइट्स की भी मांग की थी. फिर आता है ईयर 1939 जहां इंडियन नेशनल कांग्रेस प्रपोज रिजोल्यूशन टू सेफगार्ड द फंडामेंटल सिविल राइट्स एज वेल एज सोशियो इकोनॉमिक राइट्स सच एज मिनिमम वेजेस, एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी. तो इसका मतलब ये है कि 1931 में जो हमारी इंडियन नेशनल कांग्रेस ने उन्होंने सेफगार्ड यानी अपने राइट्स को सुरक्षित करने का फैसला किया. फिर आता है ईयर 1948 मतलब आफ्टर इंडिपेंडेंस. तो हम लोग जैसा कि जानते हैं कि इंडिया वाज आल्सो अ मेंबर स्टेट ऑफ द जनरल असेंबली. तो इन द ईयर 1948 में क्या हुआ कि जनरल असेंबली में उन्होंने यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स को इनकॉर्पोरेट किया और अपने सारे मेंबर स्टेट यानी कि जिसमें इंडिया भी एक पार्ट था उसको उन सबको रिक्वेस्ट किया कि वो DPSP यानी कि इन सारे प्रिंसिपल्स को अपने कॉन्स्टिट्यूशंस में इनकॉर्पोरेट किए. इसीलिए एज अ रिजल्ट ऑफ बोथ fundamental rights and DPSPs were inserted in first draft of constitution in February 1948, in second draft in October 1948, and in third draft and finally in November 1949, and were accordingly prepared by the constitution. Okay, so this was about the historical background of the DPSPs. Now let's see about the reflection of the preamble. So as we know that our constitution is actually a breathing constitution. वो हमें बताता है कि हमारे जो कंट्री का एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स है क्या. और कॉन्स्टिट्यूशन में सबसे पहले हम प्रेम्बल ही पढ़ते हैं.
तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का हमारा जो प्रेम्बल है उसके अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव्स यही है, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी। तो इसका मतलब ये है कि हमारे डीपीएसपीज एक ऐसे डायरेक्टिव्स का काम करते हैं हमारे स्टेट के लिए, ताकि वो इन सारे ऑब्जेक्टिव जैसे कि जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी को अचीव कर सके। तो हम इस जगह में एक बात हर बार नोटिस करेंगे कि जस्टिस इज ऑलवेज ऑफ पैरामाउंट इंपॉर्टेंस, वेदर इट इज सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल। Okay, so after the reflection of preamble, now let's come to the nature and objective. So let's see the first line first. The objective of DPSPs is to create such social and economic conditions which favors a good life for all the citizens and aims at building a social democracy through a welfare state. तो यहाँ पे बात कही गई है welfare state. So what is a welfare state? It's a state which works for its people to protect the rights and interests of the people. ये पुलिस स्टेट एक ऐसा स्टेट होता है जो अपने पीपल के लिए काम नहीं करता, पर वेलफेयर स्टेट एक ऐसा स्टेट है जो अपने ही पीपल के लिए काम करता है। और इसीलिए डीपीएसपी का एम और ऑब्जेक्टिव यही है कि वो एक ऐसा सोशल और इकोनॉमिक एनवायरनमेंट या फिर कंडीशन अपने सिटीजन्स के लिए क्रिएट कर सके जो अल्टीमेटली एक वेलफेयर स्टेट बना सके हमारी इंडिया। फिर मेंशन है कि डीपीएसपीज वर्क एज अ यार्डस्टिक इन द हैंड ऑफ पीपल टू चेक द परफॉर्मेंस ऑफ द टू चेक द परफॉर्मेंस ऑफ द गवर्नमेंट। इसका मतलब ये है कि ये ऐसा मापदंड है इंडियन सिटीजन्स के हाथों में, ताकि वो अपने ही गवर्नमेंट को चेक कर सके कि वो उनके इंटरेस्ट के लिए या फिर उनके अपने लिए काम कर रहा है या नहीं। बट बट एक और बात ये भी है कि डीपीएसपीज आर नॉट जस्टिसेबल बट आर फंडामेंटल इन द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री। इसका मतलब ये है कि हम कोर्ट में केस फाइल नहीं कर सकते अगर स्टेट ने रिफ्यूज कर दिया डीपीएसपीज को मानने के लिए। दे आर नॉट जस्टिसेबल, दे आर नॉट एनफोर्सेबल, बट दे आर फंडामेंटल इन द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री। इसका मतलब ये है कि जब भी कभी हमारा स्टेट किसी भी लॉ को बनाएगा या पॉलिसीज को बनाएगा, देन उन्हें हर बार हमेशा डीपीएसपीज को अपने सामने रखकर ही बनाना पड़ेगा। ऑलराइट, सो नाउ लेट्स मूव टू द एनफोर्सिबिलिटी ऑफ डीपीएसपी। तो जैसे कि हमने प्रीवियस स्लाइड में डिस्कस किया था कि डीपीएसपी आर नॉट एनफोर्सिबल, यानी कि हम कोर्ट में क्वेश्चन नहीं कर सकते कि अगर हमारी कंट्री ने डीपीएसपी को नहीं माना, पर क्यों नहीं माना, इसका आंसर है आर्टिकल 37 में। सो आर्टिकल 37 सेज दैट द प्रोविजंस कंटेन्ड इन दिस पार्ट शैल नॉट बी एनफोर्सिबल बाय एनी कोर्ट, but the principle therein laid down are nevertheless fundamental in the governance of the country, and it shall be the duty of the state to apply these principles in making laws. इसका मत इसका मतलब यही है कि although DPSPs are not enforceable, हम उनको कोर्ट में क्वेश्चन नहीं कर सकते, बट नेवरदलेस ये फंडामेंटल इन द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री है। ये हमें हर जगह, यानी कि स्टेट को हर जगह डीपीएसपी को अपने सामने रखकर ही कुछ ना कुछ प्रिंसिपल्स बनाने ही पड़ते हैं। फिर सेकंड क्वेश्चन ये आता है कि वेदर द सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट कैन इशू द रिट ऑफ मैंडेमस इफ द स्टेट डज नॉट फॉलो द डायरेक्टिव्स। इसका मतलब मैंडेमस एक ऐसा रिट है जिसका लिटरल मीनिंग होता है टू कमांड। तो क्या हमारे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के पास ये पावर है कि वो स्टेट के अगेंस्ट एक मैंडेमस इशू कर सके? तो मैंडेमस यूजुअली दो सिचुएशन में इशू होता है, व्हेन अ पर्सन फाइल्स रिट, जब कोई एक पर्सन रिट फाइल करता है, फिर व्हेन द कोर्ट इश्यूज इट सो मोटो, या फिर कोर्ट के सो मोटो मोशन से ही पास होता है। तो इसका आंसर भी नेगेटिव में है कि कोर्ट इज नॉट ऑथोराइज टू इशू द रिट ऑफ मैंडेमस, क्योंकि डायरेक्टिव प्रिंसिपल जैसे मैंने पहले बताया था इज अ यार्डस्टिक इन द हैंड ऑफ पीपल। दैट मींस इट इज अ यार्डस्टिक इन द हैंड ऑफ पीपल एंड नॉट इन द हैंड ऑफ द कोर्ट। So basically court is not authorized to issue any kind of mandamus, but as mentioned here, that when the matter is of utmost public importance and affect the large interest of the people, then the court can take so moto cognizance of it. मतलब जब 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 इट इज अ थिंग ऑफ लार्ज पब्लिक इंटरेस्ट, मतलब पब्लिक को वो ह्यूजली इफेक्ट करता हो, देन द कोर्ट कैन इश्यू सो मोटो एक्शन अगेंस्ट इट। Alright, so now let's come to the classification of DPSPs. So originally, DPSPs were not classified into any kind of sub principles, but eventually, अगर हम generally देखें, then DPSPs can be classified into three types: socialistic principles, Gandhian principles, liberal intellectual principles. So now let's see about socialistic principle. So as the name suggests, socialistic, these principles are actually the ideology of socialism and lay down the framework of a democratic socialistic state. So socialism is more or less, basically we can say that, मतलब बता सकते हैं कि it is a कि this is कि socialism is actually social empowerment of the people of the country and to promote the concept of a welfare state.
So first of all, Article 38 in it. So let's see what Article 38 says. It says it is to promote the welfare of the people by securing a social order permitted by social, economic, and political justice, and to minimize inequalities in income, status, facilities, and opportunities. तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि it is to promote the welfare of the people, यानी कि यहाँ पर welfare of the state वाला कॉन्सेप्ट फिर से लाया गया है कि हम अपने स्टेट को एक वेलफेयर स्टेट में कैसे कन्वर्ट करें. तो हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? बाय सिक्योरिंग ए सोशल ऑर्डर परमिटेड बाय सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस. तो जैसे कि मैंने पहले बताया था कि जस्टिस इज समथिंग विच इज ऑफ पैरामाउंट इंपॉर्टेंस हियर. तो हम सोशल जस्टिस कैसे ला सकते हैं अपने कंट्री में? जब हम अपने पीपल को सोशल, इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली जस्टिस दें, या फिर मिनिमाइज इनइक्वालिटीज इन इनकम, स्टेटस, फैसिलिटीज एंड अपॉर्चुनिटीज, यानी कि हम सबको एक समान का अपॉर्चुनिटीज और फैसिलिटीज प्रोवाइड करें. फिर आता है आर्टिकल 39. सो आर्टिकल 39 बताता है इट इज टू सिक्योर द राइट टू एडिक्वेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड फॉर ऑल सिटीजन. इसका मतलब ये है कि हमारा स्टेट कभी भी डिस्क्रिमिनेट नहीं करता कि कि किसका कौन सा डिस्क्रिमिनेट नहीं करता जेंडर को लेके या फिर किसी भी प्रकार का इनइक्वालिटीज में. फिर आता है द इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेटल रिसोर्सेज ऑफ द कम्युनिटी फॉर कॉमन गुड. ये एक सोशलिज्म का ही प्रिंसिपल है कि द स्टेट शेल कंट्रोल एंड डिस्ट्रीब्यूट द रिसोर्सेज, यानी कि ये स्टेट का ही दायित्व है कि अपने जो रिसोर्सेज को वो इक्विटल यानी कि समान भाग से डिस्ट्रीब्यूट करे. फिर आता है प्रिवेंशन ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ एंड मीन्स ऑफ प्रोडक्शन. ये बताता है कि दैट देयर शुडंट बी एनी मोनोपोलाइजेशन ऑफ वेल्थ. हमारा जो कंट्री का वेल्थ है, धन है, वो किसी एक जगह पर कॉन्सेंट्रेट होकर नहीं रहना चाहिए. फिर आता है इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर बोथ मैन एंड वुमेन. देन आता है प्रिजर्वेशन ऑफ द हेल्थ and strength of workers and children against forcible abuse and opportunities for health development of children. See, now this part is a very beautiful concept of a welfare state. ये बताता है कि that how our state cares for us, for that how our state cares for us. इसका मतलब ये है कि जैसा भी इंसान हो, अगर हम उसको काम पे रख रहे हैं, then we should always then the state should always care about his or her health. All right, that there should be healthy development of children and there shouldn't be any force or abuse against anybody. All right, then now let's come article 39A. It is to promote equal justice and to provide free legal aid to poor. इसका मतलब है कि जो हमारे poor section के people हैं उन सबको भी free legal aid मिलना चाहिए through schemes or any kind of provisions. Then article 41, it is to secure the right to work, to education and to public assistance in case of unemployment, old age, sickness and disability. So article 41 says that this is a certain kind of public assistance that should be given in cases of unemployment, old age, sickness, disablement, etc. Then article 42, it is to make provisions for just and humane conditions for work and maternity relief. तो जैसे मैंने बताया था कि it is again a beautiful concept of welfare state कि that how our state cares about us. तो इसका मतलब ये है कि जब भी कि हर प्रकार के वर्कर, whether man or woman or children, सबको एक हाइजीनिक और हेल्दी कंडीशंस मिलना चाहिए. Another one, Article 43, to secure a living wage, a decent standard of life, and social and cultural opportunities for all workers. And Article 43A, to take steps to secure the participation of workers in the management of industries. यानी कि यहाँ पे ट्रेड यूनियंस को भी फ्री किया गया है ताकि वो फ्री से वर्क कर सकते हैं. Now, Article 47, to raise the level of nutrition and standard of living of people and to improve public health. Now comes Gandhian principles. So as the name suggests, these are the principles of father of our nation, Mahatma Gandhi, in order to fulfill the dreams that he has seen for India. So first of all, Article 40. So what Article 40 says? It is to organize village panchayats and endow them with necessary powers and authority to enable them to function as units of self-government. तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि it is to organize पंचायत पहले से ही है, हमें सिर्फ उनको ऑर्गेनाइज करना है ऐसे वे से ताकि वो सेल्फ गवर्नमेंट बन सके यानी हमें उनको एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स प्रोवाइड करना है ताकि वो सेल्फ सफिशिएंट बन सके. Then comes Article 43, to promote cottage industries and small scale industries on an individual or cooperation basis in rural areas. Then Article 43B, to promote voluntary promotion, autonomous functioning, democratic control and professional management of cooperative societies.
Then 46 to promote the educational and economic status of SC, STs यानी जो पिछड़े हुए section के लोग हैं and the weaker sections of the society and to promote them from social injustice and exploitation. Then Article 47 to prohibit the consumption of intoxicating drinks, drugs which are injurious to health. यानी drugs और बाकी सारे जो intoxicating things हैं उनको prohibit करना. Then Article 48 to prohibit slaughter of cows, calves, and other milk and draught cattle and to improve their breeds. Now let's come to liberal intellectual principles. So as the name suggests, again here that it is the ideology of liberalism to promote the idea of liberty. So first of all, Article 44, it is to secure all citizens a uniform civil code. See, as everybody is equal before the law, and it has been, and the idea of equality is also been mentioned in preamble. So ये हमारा ऑब्जेक्टिव है कि हम पूरे सिटीजन कि हम सारे सिटीजन्स के लिए एक यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करें. फिर आता है आर्टिकल 45 टू प्रोवाइड अर्ली केयर एंड एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रन अंटिल दे कंप्लीट द एज ऑफ 6 years. Then Article 48 to organize agriculture and animal husbandry on modern and scientific lines. I want to say another line that our state not only cares for us, but it also cares about the it also cares about animals, plants, and other things, and also our wildlife that's been mentioned in Article 48A. It also protects about monuments, places, and objects of artistic or historic interest which are declared to be of national importance. Then in Article 50, it separates the judiciary from the executive, which is the most crucial part in the public services of the state to avoid any kind of biasing. Then Article 51, which says about international peace and security and to maintain just and honorable relation between nations to foster respect for international law and treaty and obligation and to encourage settlement of international disputes of arbitration. So after this principle, now let's see what about the amendment. So these are the following articles added by 42nd Amendment Act 1976. As we have read before, जैसे कि हमने पहले पढ़ा था, to secure opportunities for healthy development of children. Article 39, sorry. Then Article 39A says to promote equal justice and to provide free legal aid to the poor section of the society. Then 43A to take steps to secure the participation of workers in management of industries, that is the promotion of trade unions. Then Article 48A to protect and improve the environment and to safeguard forest and wildlife. Then comes 44th Amendment Act 1948. It added Article 38 Clause 2, which directs the states to minimize the inequalities in income, to eliminate inequalities in status, facilities, and opportunities, not only amongst individuals but also amongst groups of people residing in different areas or engaged in different vocations. जिसका मतलब ये है कि this clause is basically to eradicate inequalities and provide equal opportunities to achieve the aim of a welfare state. Again, the concept of welfare state came here. Then comes the 73rd Amendment Act 1992, which is about panchayats again, that added panchayats in Part 9 of the Constitution, that had its genesis in Article 40 of the Constitution, that we have read in Gandhian Principle. It deals with the organization of village panchayats. Now comes Article 80. It is now comes 86th Amendment Act 2002. It actually inserted Article 21A of the Constitution, but that was actually linked with Article 41, which talks about right to work, to education, and to public assistance in certain cases. So both the Article 21A and Article 41 are complementary to each other. Then comes 97th Amendment Act 2011. It was to promote voluntary formation, autonomous functioning, democratic control, and professional management of cooperative society. That is Article 43B. Then comes DPSPs and fundamental rights. तो I would say that ये सबसे important part है DPSPs के बारे में. और अगर हम अपने constitution को एक coin की तरह देखें, if we see our constitution as a coin, then both DPSPs are fundamental rights are two facets of the coin. That means both of them are complementary to each other. And और हम ये कह नहीं सकते कि DPSP is complete without फंडामेंटल राइट्स और फंडामेंटल राइट्स इज कंप्लीट विदाउट डीपीएसपी. ऑलराइट. सो बट दोनों के बीच जो कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं वो इन केस लॉ से हमें पता चलेंगे. तो पहला केस है मद्रास वर्सेस जंपकन.
So here the apex code was of the view that if a law contravenes a fundamental right, it would be void, but the same is not with DPSPs. इसका मतलब ये है कि अगर जैसे कि हम जानते हैं कि फंडामेंटल राइट्स आर एक्चुअली गारंटेड राइट्स, ओके, एंड दे आर एनफोर्सेबल बाय एंड दे आर इवन एनफोर्सेबल बाय द कोर्ट ऑफ लॉ. तो अगर ऐसा भी कुछ लॉ बना है जो फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट जाता है, then the same is what, but the case is not so with DPSPs. All right. And it shows that fundamental rights are on a higher pedestal than DPSPs. Then comes the Kerala Education Bill. So the court here said that in case of conflict between fundamental rights and DPSPs, the principle of harmonious construction should be applied. So principle of harmonious construction is a concept. ये ऐसा concept है जहाँ पे suppose अगर दो legal concept के बीच conflict होता है, then none of them can be classified as null and void, and both of them should be interpreted separately. दोनों को separate way में हमें interpretation करना है. But here in this case it was said that but still after applying the doctrines of interpretation there is a conflict between fundamental rights and DPSP, then the former would be upheld. यानी कि अगर फिर से भी कोई conflict होता है fundamental rights और DPSPs के ऊपर, then fundamental rights should always be upheld. तो मद्रास वर्सेस चंपकन का जो जजमेंट था वो इधर भी सपोर्ट किया गया, अपहेल्ड किया गया. देन कम्स द केस ऑफ वेंकटरमन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास, जहां पे भी सेम जजमेंट दिया गया कि फंडामेंटल राइट्स ओवर DPSP. फिर आता है IC गोलकनाथ एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब. So here the court was of the view that the fundamental rights cannot be curtailed by the law made by the parliament. In furtherance of the same, the court also said that if a law is made to give effect to Article 39B, 39C, which comes under the purview of DPSPs, and in the process the law violates Article 14, Article 19, or Article 31, the law cannot be declared as unconstitutional and void merely on the ground of the said contravention. इसका मतलब ये है कि जब अ, कि अ, कि जब भी ऐसा कोई लॉ होता है जो फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट जाता है, और अगर वो DPSP के अंडर आता है, देन इट कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज अनकॉन्स्टिट्यूशनल. ऑल राइट. Then comes the 42nd Constitutional Amendment Act, that actually widened the scope of Article 31C to cover all the directive principles laid down in the Constitution. Prior to the amendment, Article 31C saved only those laws which give effect to directive principles of state policies specified in Article 39B and 39C. Now comes the landmark case of Keswananda Bharti versus State of Kerala. So the court here actually gave kept DPSP on a higher pedestal than fundamental rights. But ultimately, Minerva Mills versus Union of India एक ऐसा case था, and the question before the court was whether a directive principle of state policy enshrined in Article 4 can have primacy over fundamental rights conferred by Part 3 of the Constitution. So the court here held that the doctrine of harmonious construction, as I said earlier, should be applied because neither of them has precedence to each other. Both are complementary, they are needed to be balanced. यानी कि both fundamental rights and DPSPs are needed to complement each other and balance there and give justice to the society. Then comes the case of Unni Krishnan versus State of Andhra Pradesh. So the court was of the view that fundamental rights and directive principles are not exclusive to each other. Therefore, this should not be read in exclusion. Moreover, the court said that the fundamental rights are the means through which the goals enumerated in Part 4 are achieved. तो यहाँ पे भी मिनर्वा मिल्स का ही जजमेंट को ही फिर से एक तरह से दोहराया गया है कि बोथ फंडामेंटल राइट्स एंड DPSP आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, और उन दोनों को हम एक साथ पढ़ना चाहिए. फिर आता है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ DPSPs. सो DPSPs आर एक्चुअली पॉजिटिव ऑब्लिगेशंस ऑन द स्टेट. इसका मतलब ये है कि ये एक कि स्टेट को नैतिकता से ही इन्हें अप्लाई करना चाहिए. सो हमारे स्टेट ने कई सारे एफर्ट्स दिए हैं इन DPSPs को हमारे देश में लागू करने के लिए, जैसे कि कई सारे प्रोग्राम्स किए हैं, जैसे यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, 5 ईयर प्लान. फिर आता है 86 अमेंडमेंट एक्ट, जैसे मैंने पहले पढ़ा था, दैट इनकॉर्पोरेटेड आर्टिकल 21A that provides for free education to all children in the age group of 16 to 14 years. Then comes Mahatma Gandhi National Rural Employment Act. Then laws like Child Labor Provision Act 1986. Then Prevention of Atrocities Acts for SC/STs in the year 1995. Then for slaughter of cows and bullocks. Uh,
cows and bullocks from Article 48, which deals with the organization of agriculture and husbandry, laws such as Workmen Compensation Act, Minimum Wages Act, Industrial Employment Acts, the Factories Act, Maternity Benefit Act that depict the implementation of Article 41, 42, and 43A. Then also some government policies like like integrated rural development program, integrated tribal development program, Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana, etc. So all these principles actually endeavors to achieve the goal दैट इज लेड इन आर्टिकल 38 यानी कि ये सारे जो पॉलिसीज अप्लाई किए गए इनका अल्टीमेट गोल आर्टिकल 38 में ही मेंशन है दैट इज टू अचीव द आइडिया ऑफ अ वेलफेयर स्टेट राइट सो नाउ कम्स द इम्पोर्टेंस ऑफ टीपीएसपी फॉर एन इंडियन सिटीजन तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि दीज आर नॉन जस्टिसिएबल राइट्स यानी हम कोर्ट में क्वेश्चन नहीं कर सकते कि why these DPSPs are not full. But still as Indian citizens, we should know what are the importance of DPSPs. So Article 37 describes this principle as fundamental in the governance of the country. The objective of DPSP is to better the social and economic condition of society so that people can live a good life. Knowledge of DPSPs यानी हमें as a citizen of India हमें DPSPs की जानकारी होनी चाहिए because these are actually the yardsticks in the hand of the people and not in the hand of the court. ये एक मापदंड हमारे हाथों में ना कि कोर्ट के हाथों में all right then now let's come to the conclusion तो जैसे कि मैंने पहले बताया था कि although DPSP justiciable नहीं है but this doesn't mean that they are useless and we should always keep in mind that they are fundamental in the governance of the country so unlike fundamental rights they are not binding but we can see that they are in a way binding before the before us because these are the directives that work for us and they are fundamental in the governance of the country. So, nevertheless, we should always have the knowledge about DPSPs. So, that's all. Thank you, everyone. This much about DPSPs. Thank you so much.